87 के साथ हासिल। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लॉन्ग फैमिली के अरीना में 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है गोल्डन सीक्रेट रूम में जाने के लिए, जबकि वहीं पर मिंग आता है क्योंकि अभी बैटलफील्ड से वापस आया है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साउशुन भी इसकी तरफ देखकर इतनी ज्यादा घबरा जाती है। साउशुन कहती है इसकी तरफ देखकर ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने किसी मॉन्स्टर को देख लिया हो, किसी डीमन गॉड को देख लिया हो। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा और प्रेशर निकल रहा है। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर जल्दी से अपने किलिंग ओरा को एडजस्ट करें। ने यहाँ पर आने से पहले अपने किलिंग ओरा को एडजस्ट नहीं किया। ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। अगर आप इसी तरह करते रहे तो क्या पता इन सभी की सुसु निकल जाए, इसलिए जल्दी से इसको एडजस्ट कर ले। मिंग उसे कहता है मुझे ये तो याद ही नहीं रहा, मैं अभी बैटलफील्ड से वापस आया हूँ, मैं इसको एडजस्ट करना भूल ही गया। शाओबाई यानी कि मिंग उन सभी से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग ओरा इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं आलबीस माउंटेन के ऊपर गया था और वहाँ पर जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार कर आया हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अपने किलिंग ओरा को कम करना है। छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था, तो चलो जल्दी से आप कौन मुझसे पहले फाइट करना चाहेगा। वो सारे के सारे लड़के काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और सोच रहे होती है इसकी बॉडी से जितना ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा है, इस तरह का किलिंग ओरा तो एक डीमन गॉड की बॉडी से निकलता है। इस लड़की के साथ कौन फाइट करेगा? इसे लगता है कि हम लोग इसके साथ फाइट करेंगे। नहीं, मैं मरने का कोई शौक नहीं है। पता नहीं ये बीस्ट माउंटेन के ऊपर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार कर आया है जिसकी वजह से इसकी बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा है। वहीं पर एक टकला लड़का खड़ा होता है, वो मिंग से कहता है शाओबाई असल में मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्डन सीक्रेट रूम में जा सकता हूँ, मेरी जगह पर तुम चले जाओ, मेरी जगह तुम ले लो। मिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है, तुमने जहाँ पर इस कंपटीशन को जीता है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, चलो हम दोनों पहले फाइट करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। वो लड़का उसे कहता है नहीं नहीं, मैंने कोई मेहनत नहीं की और ऊपर से तुम तो हमारी लॉन्ग फैमिली का फ्यूचर हो, हमारी लॉन्ग फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे कंधों पर है। मैं अपने फ्यूचर हेड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारे पैट्रियार्च बनोगे। तुम इस बात को याद रखोगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया था, चलो जल्दी से मेरी जगह पर तुम चले जाओ। शाओबाई से कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो, मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है, मैं तुम्हारी जगह पर चला जाता हूँ। पैट्रियार्च के साथ जो एल्डर बैठी होती है वो भी काफी हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा किलिंग ओरा शो करवा रहा है। अगर ये बीस्ट माउंटेन पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गया था फिर किसी ने इसे बाहर जाते हुए देखा क्यों नहीं? तो सारा टाइम बैम्बू फॉरेस्ट में ही था। फिर कहती है जितना इसकी बॉडी के अंदर से किलिंग ओरा निकल रहा है, मुझे लगता है कि इसने कम से कम 1 लाख मॉन्स्टर्स को तो मारा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी बीस्ट माउंटेन के ऊपर 1 लाख मॉन्स्टर्स भी होंगे। अगर 1 लाख मॉन्स्टर्स को इसने मारा है तो बीस्ट माउंटेन तो खाली हो गई होगी। पैट्रियार्च हंसते हुए कहती है हर किसी के पास उसके अपने सीक्रेट्स होते हैं, हम क्योंकि यहाँ पर इनके एल्डर्स हैं तो हमें सिर्फ इनको वॉच करना चाहिए कि ये किस तरह ग्रो करते हैं। हम तो सिर्फ इन्हें रिसोर्सेज दे सकते हैं और इन्हें गाइड कर सकते हैं। साथ ही ग्रैंडपा टेलीपैथी को यूज करते हुए शाओबाई से कहती है शाओबाई हमारे कंपटीशन के खत्म होने के बाद मेरे रूम में मुझसे मिलने के लिए आना, कोई स्पेशल बंदा तुमसे मिलने के लिए आया है। मिंग भी वो आवाज सुन के काफी हैरान होता है और कहता है ये तो ग्रैंडपा की आवाज है, लेकिन मुझे मिलने के लिए कौन आया होगा? कंपटीशन खत्म करने के बाद मिंग ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके रूम में जाता है। ग्रैंडपा के साथ एक एल्डर बैठी होती है, उस एल्डर का नाम मू जियान चैन होता है, स्वर्डपूल होली लैंड का एक एल्डर है। ग्रैंडपा मिंग से कहती है शाओबाई जल्दी से यहाँ पर आओ और एल्डर से मिलो। मिंग वहाँ पर आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन साथ ही वो उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका नाम सुनने के बाद मेरे दिमाग में कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं इस बंदे को पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं तो इस बंदे से पहले कभी मिला भी नहीं। एल्डर मो मिंग से कहती है यानी शाओबाई से कहती है शाओबाई तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुमने और मेरी बेटी ने एक ही गलती की है, तुम इस सारी बात को एक्सप्लेन करना चाहोगे? मिंग ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर वो शाओबाई की मेमोरीज को एक्टिवेट करता है तो उसे याद आता है शाओबाई ने इसकी बेटी के साथ क्या किया है। एल्डर मू जियान की बेटी का नाम मू लियान है। तो वही कहता है अब मुझे याद आया, शाओबाई की मेमोरीज में मू लियान इसी एल्डर की बेटी है। शाओबाई के पास इसकी जो मेमोरीज है उसके मुताबिक अंग शाओबाई और मू लियान दोनों का आपस में एक अच्छा रिलेशन था। लास्ट ईयर वो दोनों एक एक्सीडेंट से आपस में मिले थे क्योंकि शाओबाई लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और वो काफी हैंडसम भी है। लियान को उससे प्यार हो गया। उसके बाद इन दोनों ने एक होटल बुक करवाया और उस रूम में चले गए। दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए थे और रात को इन दोनों में कुछ हो गया। मिंग ये सारी मेमोरीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। मिंग कहता है ये सारा काम तो शाओबाई ने किया है, मैंने नहीं किया, तो फिर मेरे ऊपर सारा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ऊपर से उस लड़की का बाप यहाँ पर खड़ा है, मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। मैं इसे कौन सी एक्सप्लेनेशन दूं कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैं उससे ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारी बेटी ने भी बहुत ज्यादा मजा किया था, ये तो मुझे मार डालेगा अगर मैं इसे ऐसी बात कहूँगा। ऊपर से ये बंदा मुझे मार्शल आर्ट्स का गॉड लग रहा है, ये तो मुझे कच्चा खा जाएगा। एल्डर मू जियान भी उठकर खड़े हो जाती है और गुस्से के साथ मिंग से कहते हैं लास्ट ईयर मैं इस मसले को हल नहीं कर सका क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी, कल्टीवेशन के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम चाहिए था, लेकिन अब जब
कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम मेरे सामने खड़े हो, चलो जल्दी से बताओ तुम इस मसले को कैसे हल करना चाहोगे। शाओपाई के ग्रैंडपा बात को संभालते हुए कहते हैं, मुजियान तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से मेरा पोता भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। इन दोनों को आपस में प्यार हो गया और इन दोनों बच्चों ने गलती कर दी। तो अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये लड़का गोल्डन सीक्रेट राम से होकर वापस आ जाएगा। उसके बाद मैं शादी के तोहफे लेकर तुम्हारे स्वर्ड पूल होली लैंड में कूद आऊंगा और इन दोनों लड़कों की एंगेजमेंट करवाई जाएगी। एल्डर मुजियान ग्रैंडपा से कहते हैं, लेकिन मैंने इस लड़की के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी है। मैंने सुना है कि ये लड़का बहुत ही बेकार है। ये लड़का तो खुद खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता बल्कि लड़कियों की तरफ से खाता है। उसके पास सिर्फ एक ही टैलेंट है, वो सिर्फ लड़कियां पटाने का, क्योंकि इस लड़के का चेहरा काफी ज्यादा हैंडसम है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के कचरे को मैं अपनी बेटी शादी में दे सकता हूँ? ग्रैंडपा एल्डर से कहते हैं, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, तुम्हें किसी ने इस बारे में नहीं बताया। ये लड़का मेरी लॉन्ग फैमिली का एक हिस्सा है और मेरा पोता है और मैं इससे बहुत सा प्यार करता हूँ। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये लड़का जो कचरा लग रहा है, मैं इसे गोल्डन सीक्रेट राम से बाहर आने दो। उसके बाद मैं इसे लॉन्ग फैमिली का नया हीयर घोषित करूंगा, जो हमारी लॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्च बनेगा। एल्डर मोजियान कहते हैं, इस लड़के की बॉडी की तरफ तो देखो, ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है, बस सिर्फ मार्शल आर्ट्स का वॉरियर है। क्या तुम इसे गोल्डन सीक्रेट राम में बेचकर बनवाना चाहते हो? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम सिर्फ इसकी बॉडी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ जितने भी लड़के वहाँ पर जाने वाले हैं, ये उन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे गोल्डन सीक्रेट राम से वापस आने दो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। एल्डर मोजियान उनकी सारी बातें सुनने के बाद मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐसे इस लड़के के पास ज्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं है, ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन अगर ये लोग इस लड़के को वाकई में अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बनाने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग फैमिली एक गोल्डन फैमिली है। मिंग भी सोच रहा होता है, इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मेरे पास काफी सारी स्ट्रेंथ आ गई है, इसी वजह से एल्डर मुजियान मुझसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। और मैं पुराने वाला शाओपाई होता तो यहाँ पर इन दोनों बड़ी फैमिलीज में फाइट हो रही होती। एल्डर मुजियान पैट्रियार्च से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि शादी के बारे में अभी बात करना ठीक रहेगा। एक बार ये लड़का सीक्रेट गोल्डन नाम से वापस आ जाए, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा इन दोनों की शादी के बारे में। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। मास्टर मो के वहाँ से चले जाने के बाद पैट्रियार्च उठते हैं और मिंग से कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। क्या तुम्हें पता है कि इसकी बेटी कितनी ज्यादा खूबसूरत है? हमारी फैमिली की बहू बनेगी। तुमने तो इनको पूरी तरह से अपनी जाल में फंसा लिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा पोता बहुत ज्यादा हैंडसम है। मिंग उसे कहता है, ग्रैंडपा क्या वाकई में मुझे इसकी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगी? ग्रैंडपा उसे कहते हैं, हाँ तुम्हें इस लड़की से शादी तो करनी पड़ेगी, वरना ये मसला इस तरह हल नहीं होगा। कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ एक ही लड़की नहीं होगी जिससे तुम शादी करोगे, तुम इसे अपनी रखेल बनाकर रख सकते हो। ये लड़की कभी भी तुम्हारी लीगल वाइफ नहीं बनेगी। मिंग सोच रहा होता है, इसका बाप एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड है, वो अपनी बेटी को एक रखेल बनाकर मेरे साथ भेजेगा। यहाँ पर कंकुबाइन का लफ्ज यूज किया जा रहा है। कंकुबाइन का मतलब शायद रखेल ही होता है, क्योंकि पुराने चाइना में राजा अपने पास औरतों को रखते थे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन उनके साथ शादी नहीं करते थे, उन्हें क्वीन नहीं बनाते थे। ग्रैंडपा शाओपाई से कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा प्योर है, 70% प्योरिटी के साथ तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े एल्डर बनोगे। हो सकता है कि तुम लॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च बनो और साथ ही ड्रैगन होली लैंड के मास्टर भी बन सकते हो। इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ मुलियान काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ के तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। मैं खुद तुम्हारे लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो और वो तुम्हारी लीगल वाइफ बनेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किसी किंगडम की प्रिंसेस को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी क्वालिफिकेशन है तुम्हारे लिए कोई प्रिंसेस ही बेहतर रहेगी। जबकि मिंग अंदर से रोते हुए कह रहा होता है, शाओपाई के डैड जल्दी से वापस आ जाओ, न ये लोग मुझे यहाँ पर बहुत सारी औरतों के साथ शादी करवा देंगे और ऊपर से इस लड़की के साथ भी। और पूल होली लैंड वालों के साथ तो मेरा शुरुआत से झगड़ा चल रहा है और अब मैं उनका दामाद बन जाऊंगा। शाओपाई का बाप जल्दी से वापस नहीं आता। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, चलो छोड़ो इन सारी बातों को, तुम्हारी शादी के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें तो गोल्डन सीक्रेट राम में जाने की तैयारी करनी है। पिछले 2 महीने से तुम यहाँ से गायब हो, क्या तुमने पिछले 2 महीने से काफी कुछ ट्रेनिंग भी की है या नहीं? मिंग ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और मैं मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन जाऊंगा। इसके अलावा मैंने थंडर पाम के थंडर ड्रैगन टूर वाले मूव को भी मास्टर कर लिया है। ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है कि थंडर ड्रैगन टूर हमारे थंडर ड्रैगन पाम की फाइनल फॉर्म है और अभी तक कोई भी इसको मास्टर नहीं कर सका। और तुम्हारे साथ जितने भी दूसरे बच्चे सीक्रेट राम में जाने वाले हैं, उनमें से किसी के पास भी ये वाला सीक्रेट मूव नहीं है, ये वहाँ पर तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं, हमारी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, क्योंकि हम लोग काफी अरसे से वहाँ पर बच्चों को बेच रहे हैं, तो हमें पता चला है गोल्डन सीक्रेट राम के अंदर बुद्धिज्म और टाओइज्म की सिविलाइजेशन रह चुकी है और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे रेलिक्स और बहुत सारी टेक्निक्स मिल सकती है। अगर तुम उन सारी पावर्स को हासिल कर सकते हो तो तुम्हारे पास बुद्धिज्म की पावर भी आ जाएगी मार्शल आर्ट्स के साथ साथ। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करो और वहाँ पर जाने के बाद जो कुछ तुम्हें मिलता है वो सब कुछ लेकर वापस आओ, अपनी कल्टीवेट
कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लो। तुम्हारा मकसद वहाँ से बुद्धा की पावर को हासिल करना है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 187 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 188 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंडपा मिंग यानी शाओबाई से कहते हैं तुम्हें गोल्डन सीक्रेट रूम में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बुद्धिज्म और टाओइज्म के बहुत सारे रेलिक्स और बहुत सारी पावर्स मिल सकती हैं। हमने अपनी रिसर्च से पता लगाया है कि वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, इस तरह की सिविलाइजेशन की पावर्स मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारी ये ट्रिप काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। मिंग ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा लेकिन मुझे वहाँ पर बुद्धा सिविलाइजेशन की पावर कैसे मिल सकती है? आपने तो कहा था हमारे इस ज्ञान लैंड में जो सिविलाइजेशन है वो सारी मार्शल आर्ट्स को यूज करती है और यहाँ पर बुद्धिज्म, विचक्राफ्ट और टाओइज्म इस तरह की सिविलाइजेशन नहीं होती। बुद्धिज्म की सिविलाइजेशन तो बुद्धा वर्ल्ड में होती है, फिर वो यहाँ पर हमारी गोल्डन सीक्रेट रूम में क्या करने के लिए आएगी? ग्रैंडमा मिंग से कहती है मुझे इस बारे में कम्प्लीटली तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ कहानियाँ सुन रखी है। उन कहानियों के मुताबिक हजारों साल पहले यहाँ पर बुद्धा सिविलाइजेशन के कुछ लोग आए थे। यहाँ से एक बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर आया था और उसकी लेगेसी यानी कि उसका जितना भी बचा कुचा सामान है और उसकी कल्टीवेशन की टेक्निक्स वो सारी की सारी हमारी गोल्डन सीक्रेट रूम में पड़ी हुई है। पिछले कई हजार सालों से हमारे इस ट्यानजान लैंड में किसी को भी बुद्धा की पावर नहीं मिल सकी। अगर तुम्हें बुद्धा की पावर्स मिल जाती है, बुद्धा सिविलाइजेशन की पावर्स, तो उसके बाद पूरे ट्यानजान लैंड में तुम एक वाकई में बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। गोल्डन सीक्रेट रूम में तुम्हें जो कुछ भी मिले उसे यहाँ पर वापस लेकर आना। भी सोच रहा होता है बुद्धा सिविलाइजेशन हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा हायर लेवल की है। इसका मतलब मुझे वहाँ पर जो भी हेरिटेज की पावर्स मिलेगी वो सारी की सारी हमारी मार्शल आर्ट्स की पावर से काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। साथ ही मिंग इस बारे में सोच रहा होता है बैटलफील्ड से वापस आने के बाद यहाँ पर जबकि मैं लॉन्ग शाओबाई की बॉडी में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर्स हैं। लेकिन काफी सारी ऐसी पावर्स हैं जो मुझे वापस मिल गई हैं जो मेरी ओरिजिनल बॉडी की थी। लगता है कि हाउटियन सेक्टर वालों ने मुझे फाइनली कुछ पावर्स देने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीक्रेट रूम के अंदर मैं इन सारी पावर्स को यूज करके सर्वाइव कर सकता हूँ। यहाँ पे हाउटियन गार्ड को लगा होगा कि मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए उन्होंने मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन वहाँ पर बहुत सारे गोल्डन रूम के मास्टर्स इकट्ठे होते हैं। वो सारे के सारे मास्टर्स अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक पोर्टल को ओपन करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 मास्टर्स होते हैं कि जो कि 6 अलग अलग गोल्डन फैमिली से यहाँ पर आए हैं। वो सारे अपनी पावर्स को यूज करते हुए सीक्रेट गोल्डन रूम की स्पेस को ओपन करते हैं। मिमिक मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं और ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के गॉड हैं। 6 अलग अलग गोल्डन फैमिली से यहाँ पर आए हैं। ये सारे 6 मार्शल गॉड यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक छोटी दुनिया के बैरियर को तोड़ रहे हैं ताकि तुम सभी लोग उस छोटी दुनिया के अंदर जा सको। जैसे वो लोग अपनी पावर्स को यूज करते हुए बैरियर को तोड़ते हैं, चलाकर उन सभी से कहते हैं चलो जल्दी करो और इसके अंदर चले जाओ वरना तुम अंदर नहीं जा पाओगे, ये कुछ ही सेकंड्स के लिए ओपन रहेगा। मिंग और बाकी के सभी बच्चे जंप करते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे वो दूसरी तरफ लैंड करते हैं उनके सामने एक बड़ा सा बुद्धा का टेम्पल होता है। वहीं पर चांद और सूरज दोनों एक साथ निकले होते हैं। वो सारे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है क्या वाकई में ये गोल्डन सीक्रेट रूम है कि यहाँ पर चांद और सूरज दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इससे पहले हम लोग जितनी भी छोटी या बड़ी दुनिया में गए हैं वहाँ पर चांद और सूरज नहीं होते। उन सभी से कहता है मुझे लगता है कि ये वही है बुद्धा सिविलाइजेशन का स्मॉल वर्ल्ड, इसीलिए यहाँ पर चांद और सूरज दोनों एक साथ हैं। मिंग सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैं इस जगह के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए मैंने एक बुक पढ़ ली और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसमें चांद और सूरज दोनों एक साथ निकलते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है इसमें इतना डिफरेंट क्या है? मुझे तो लगता है जैसे एक मार्शल गार्ड एक छोटी दुनिया को ओपन कर सकता है उसी तरह ये भी एक छोटी दुनिया है। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है मार्शल आर्ट का गार्ड एक छोटी दुनिया को बना सकता है, लेकिन उसकी बनाई हुई दुनिया में ना तो चांद होता है और ना ही सूरज, यहाँ पर तो दोनों एक साथ हैं। मिंग उन सभी से हंसते हुए कहता है अब जबकि तुम सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हमें यहाँ पर काफी कुछ मिल सकता है। सभी लोग लॉन्ग फैमिली का हिस्सा है और यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए आए हैं, तो सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो सारे लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मिंग से कहते हैं नहीं हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, वैसे भी ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर हम सब लोग एक ग्रुप बनाकर जाएंगे इस जगह को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें लगता है कि हम सभी को अलग अलग जाना चाहिए। सारे अंदर से यही सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के साथ जाने का मतलब है कि सारे का सारा खजाना तो ये हमसे ले लेगा, क्योंकि इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग अलग जाएंगे तो जो कुछ भी मिलेगा वो हम अपने लिए रख सकते हैं। और फिर वो सारी वहाँ से चले जाते हैं। मिंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब इन सभी को क्या हो गया, ये मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों चले गए हैं? बिमिंग कहती है मास्टर लास्ट टाइम आपने अपनी किलिंग कोरा को दिखाकर इन सभी को बहुत ज्यादा डरा दिया है, इसलिए ये सारे आपके साथ नहीं रहना चाहते, कहीं आप इनको मारकर इनका खजाना न लूट ले। मिंग कहता है चलो छोड़ो इनको, आगे चलते हैं। मिंग उस गाँव में सामने की तरफ बुद्धा टेम्पल की तरफ चलता हुआ जाता है। मिंग कहता है गली
के दोनों तरफ बहुत सारे घर हैं। इन सारे घरों और दुकानों को देखकर तो लगता है तो कभी यहाँ पर बुद्धा सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही भला भुला करते थे, बहुत ही अमीर हुआ करते थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले कितने ही अरसे से वो लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर बुद्धा सिविलाइजेशन का दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी जगह खाली है। वहीं पर सामने एक बर्तन पड़ा होता है। मिंग उसके पास जाता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जैसे ही उसे हाथ लगाता है वो वहीं पर मिट्टी बन जाता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खोखला हो चुका है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं ये सारे के सारे खड़े तो हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें टच करेगा तो ये भी बिल्कुल इसी जार की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बाहर से तो बहुत ज्यादा फिल्म लग रही है, लेकिन अंदर से ये भूसा बन चुके हैं। मिंग कहता है मुझे लगता है कि इस पूरे शहर में अगर कोई काम की चीज है तो सामने वाला टावर, मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा, शायद वहीं से कुछ मिल सके। मिंग वहाँ पर उस टावर में फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर काफी सारी चीजें रखी होती है। बाकी बच्चे भी वहीं पर होते हैं और उन चीजों को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पर काफी सारे पत्ते पड़े होते हैं और उन पत्तों के ऊपर कुछ बुद्धा स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं। बिमिंग से कहता है बिमिंग ये सब क्या है? बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इसके ऊपर बुद्धा का सूत्रा लिखा हुआ है, यानी एक स्पेशल आर्ट टेक्निक है। इसको पढ़ने से आप बुद्धा सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इसको सूत्रा ऑफ अल्टीमेट ब्लिस कहा जाता है। हाउटियन सेक्टर वालों के पास भी इसी तरह के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको पढ़ने से बिलीवर की हाउटियन सेक्टर वालों पर अपना बिलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मिंग बिमिंग से कहता है लेकिन ये तो मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हाउटियन सेक्टर की जो मेरिट लिस्ट है तो यही एक चीज थी तो बिल्कुल फ्री थी और हम लोग फ्री में से पढ़ सकते हैं। मैंने वो सारे के सारे कंटेंट्स को पढ़ा है। उनमें सिर्फ हाउटियन सेक्टर वालों की तारीफें लिखी गई है कि हाउटियन सेक्टर और हाउटियन कार्ड कितना ज्यादा अच्छा है। एक बिलीवर को इस बारे में पता चल सके कि हाउटियन कार्ड कितना अच्छा है, लेकिन वो सारी बातें बहुत ज्यादा बोरिंग है और ये भी बोरिंग ही लग रही है। कहता है वैसे तो ये टावर बहुत ज्यादा हाई है, चलो ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। मिंग कहता है मैं इस वक्त 35th फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बुद्धा के कोई स्टैचू है और ना ही कोई म्यूरल्स पड़े हुए हैं, यानी वो सारी चीजें कहाँ पर गायब है। वहीं पर दीवार के ऊपर बुद्धा की बड़ी सी पिक्चर होती है। मिंग और बिमिंग दोनों ही उस बुद्धा की पिक्चर की तरफ देख रही होती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अगर ये मार्शल आर्ट्स की सिविलाइजेशन होती, मुझे लगता है कि ये बुद्धा अभी इसी पिक्चर के अंदर से बाहर निकल आते, जैसे कि आपने डोंकी एकेडमी की लेजेंडरी वॉल के अंदर जाकर इम्प्रिंट्स के साथ फाइट की थी। उन सारे इम्प्रिंट्स को हराने पर जहाँ तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है या फिर आपको इनहेरिटेंस की पावर मिल सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो वाला सिस्टम यहाँ पर काम करता है। मिंग भी बुद्धा की पिक्चर की तरफ देखता और कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग ही है। मुझे नहीं लगता कि बुद्धा की सिविलाइजेशन वाले लोग इतनी ज्यादा हाई लेवल के हो सकते हैं कि वो एक पेंटिंग को प्रिंट बना सके। मिंग अभी उसी पिक्चर की तरफ ही देख रहा होता है कि मिंग की बॉडी के अंदर से वो तीनों डेविएशन वाले टेलिस्मन बाहर निकल आते हैं, जो कि मास्टर जी ने मिंग को दिए थे। वो तीनों टेलिस्मन निकलने के बाद बुद्धा की पिक्चर के अंदर चले जाते हैं। मिंग कहता है ये तीनों तो वही डिविजनरी टेलिस्मन है जो कि मास्टर जी ने मुझे दिए थे, लेकिन ये तीनों अपने आप मेरी बॉडी से कैसे बाहर निकल आए? वो तीनों जैसे मिंग की बॉडी से बाहर निकलकर बुद्धा की पिक्चर में जाते हैं तो वहाँ पर मिंग के इनके बहुत सारे एनर्जी से बने हुए वर्ड्स निकलते हैं और साथ ही मिंग की टाइशी डिवाइन आर्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। मिंग कहता है मेरे ब्रेन के अंदर मुझे रीइंकार्नेशन की बहुत सारी मेमोरीज दिखाई जा रही है, लेकिन ये सारी मेमोरीज बहुत ज्यादा फेड है। अगर मैं कुछ याद करने की भी कोशिश करूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ये बुद्धा की पिक्चर यहाँ पर सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते बुद्धा की पिक्चर जो बनी होती है वो दीवार के ऊपर से टूट जाती है और उसके पीछे से एक नई दीवार निकलती है। मिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तीनों टेलिस्मन में मिंग के पास वापस आ जाती है। मिंग कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मिंग कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बुद्धा सिविलाइजेशन की कोई इनहेरिटेंस मिली है, लेकिन अभी आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको ओपन कर सके, इसी वजह से ये ओपन नहीं हो रही। मिंग कहता है लेकिन ऐसे कैसे? मुझे अचानक से कोई इनहेरिटेंस की पावर मिल सकती है। सिविलाइजेशन वाले मुझे अचानक इनहेरिटेंस की पावर क्यों देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस इनहेरिटेंस की पावर का मिलना मास्टर जी की इन टेलिस्मन्स की वजह से है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर जी ने जब आपको जो टेलिस्मन्स दिए थे तो आपने देखा था वो एक लोटस का फ्लावर था। मास्टर जी की बॉडी के अंदर उनकी जो मार्शल सोल है वो एक लोटस के फ्लावर की शेप में है। आपने देखा होगा कि अक्सर बुद्धा सिविलाइजेशन वाले लोटस के फ्लावर को रीइंकार्नेशन के लिए यूज करते हैं। मास्टर जी का लोटस का फ्लावर बुद्धा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सिर्फ इसी लोटस फ्लावर की वजह से बुद्धा सिविलाइजेशन वालों ने आपको चुना है, क्योंकि आपके पास उसकी पंखड़ियां हैं और इनको लगता है कि शायद आप बुद्धा सिविलाइजेशन की इनहेरिटेंस को रखने के काबिल हैं। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इसको ब्लेसिंग कहूँगा, अभी इसको क्या कहूँगा। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख सकता हूँ जो नॉर्मली कोई भी नहीं देख सकता। मुझे यहाँ से 38,000 किलोमीटर दूर एक लोटस पाउंड दिखाई दे रहा है। उस लोटस पाउंड के अंदर एक लोटस का फ्लावर है। मिंग उस टावर के अंदर से बाहर निकलता है और उड़ता हुआ सीधा उस पाउंड की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो लोटस का फ्लावर है। वो लोटस का फ्लावर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मिंग 38,000 माइल का सफर तय करते हुए उस लोटस फ्लावर के पास पहुँच जाता है और उस लोटस फ्लावर के सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है। मिंग कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक देखा था, जहाँ पर तो वाकई में एक लोटस का फ्लावर है। मिंग कहता है अब मेरे पास कुछ और भी मेमोरीज आ
आ रही है। मुझे लगता है कि बुद्धा का जो लेजेंड था वो यहाँ पर आया था और यहीं पर बैठकर उसने कल्टीवेट किया था इस फ्लावर के साथ। उस फ्लावर के अंदर 7 सीड बने थे। ठीक है, उस बुद्धा लोटस फ्लावर के अंदर 7 बीज होते हैं। मिंग कहता है अगर मैं इन सभी को फाइंड कर लेता हूँ, इससे मैं अपनी स्पिरिट को प्योरीफाई कर सकता हूँ, जिसकी मदद से बुद्धा की हैंड सील को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मिंग वहाँ पर उस फ्लावर के अंदर से वो सारे के सारे सातु बीज अपने पास ले लेता है। मिंग कहती है मास्टर, अब जबकि आपको ये सातु बीज मिल चुके हैं, इसका मतलब आपके हाथ में बुद्धा की एक और लेगेसी लग गई है कि आपके पास इनहेरिटेंस की एक और पावर आ गई है। तो आपको बुद्धा के कर्मा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मिंग अभी वहीं पर उसी फ्लावर के ऊपर ही खड़ा होता है और जैसे वो उन सीड्स को उनसे से लेता है, वो सारे का सारा पॉन्ड और सारे के सारे फ्लावर वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिंग कहता है ये सभी कुछ यहाँ से गायब हो गया, इसका मतलब तो यही है पिछले हजारों सालों से मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं यहाँ पर आकर इन बीजों को यहाँ से ले लूँ, इनहेरिटेंस की पावर मुझे मिले। तो यहाँ पर इस एरिया में मिंग को और क्या क्या मिलने वाला है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 188 का एड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 189 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग को एक लोटस फ्लावर मिलता है और उसके अंदर से 7 सीड्स मिलते हैं, जिससे वो अपनी सोल को प्योर कर सकता है। जैसे उन 7 सीड्स को वहाँ से लेता है तो उसके बाद वो लोटस पॉन्ड और लोटस फ्लावर दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ये सारे के सारे इनहेरिटेंस की पावर और खजाने ये मेरा इंतजार कर रहे थे कब मैं यहाँ पर आऊँ और इन सभी को अचीव करूँ। साथ ही मिंग को कुछ और पता चलता है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि यहाँ से 13,000 माइल्स दूर एक और जगह है जहाँ पर स्टोन वॉल है और उसके ऊपर बुद्धा के 6 हाथों के निशान लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट तरह के इशारे हैं। फिर मिंग उड़ता हुआ सीधा वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर एक बड़ी सी स्टोन वॉल होती है और उसके ऊपर 6 हाथों के निशान बनी होती हैं। वो अलग अलग की हैंड पाम टेक्निक होती है। मिंग उन सभी को देखकर काफी हैरान होता है और इन सभी के नाम भी बताता है। मिंग कहता है इन सभी को सिर्फ एक बार देखने से मुझे तो ये सारी की सारी टेक्निक्स याद हो गई है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये सारी टेक्निक्स मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ और इन सभी को मास्टर कर लूँ। मिंग कहता है यहाँ पर जितने भी निशान है ये सारे की सारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी मार्शल आर्ट्स में हैंड टू हैंड पाम टेक्निक्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर टोटल 6 टेक्निक्स है। इन 6 की 6 टेक्निक्स को अलग अलग इफेक्ट्स को हासिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। मिंग कहता है लेकिन अभी भी एक मसला है, मैंने इन सभी को मास्टर तो कर लिया है लेकिन इन सभी को परफॉर्म करने के लिए मुझे बुद्धा लाइट की जरूरत है। जैसे कि एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी टेक्निक्स को यूज करने के लिए मार्शल की जरूरत होती है, यानी की एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह बुद्धा सिविलाइजेशन में टेक्निक्स को यूज करने के लिए बुद्धा लाइट की जरूरत होती है। फिर हम लोग की पावर को यूज नहीं करेंगे और किसी भी चीज के ऊपर पंच मारेंगे तो हमारा हाथ ही टूटेगा और सामने वाली चीज नहीं टूटेगी। तो इसका भी हिसाब बिल्कुल सेम है। अगर मेरे पास बुद्धा लाइट नहीं है यानी कि की पावर नहीं है जो कि बुद्धा सिविलाइजेशन के लिए बुद्धा लाइट कहलाती है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज पर पंच मारूंगा तो मेरा ही हाथ टूटने वाला है। मैं इन 6 इम्प्रिंट्स को सीखने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब मुझे जो सारी की सारी बुद्धा लाइट मिलेगी कहाँ से, इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके सामने जो इम्प्रिंट वाली स्टोन वॉल होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और साथ ही उसके अंदर से 5 एलिक्सर्स निकलती हैं, यानी 5 स्पेशल टैबलेट्स निकलती हैं जिनको खाने से उसकी बॉडी के अंदर बुद्धा लाइट आएगी। मिंग उन 5 एलिक्सर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है तो उसके बाकी के सारे कजन भी भागते हुए इस तरफ आ जाते हैं और कहते हैं हमें पता था यहाँ पर कोई ना कोई खजाना जरूर होगा, ये तो बुद्धा लाइट के एलिक्सर्स हैं, हमें ये वाली गोलियां चाहिए। वो सारी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं हमारा चांस आ चुका है, सारी पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, हमें जल्दी से इन पिल्स को खाना चाहिए, चलो जल्दी आगे बढ़ो। वो सारी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो कहते हैं बुद्धा का यहाँ पर जो बड़ा पिलर था वो तो गायब हो गया है लेकिन उसके बाद अब ये पिल्स यहाँ पर है और ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इनके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी भी निकल रही है। उनमें से कहता है मुझे नहीं पता कि इनका इफेक्ट क्या होने वाला है लेकिन मुझे ये पिल्स चाहिए। साथ वाला लड़का उसे कहता है पास से क्या फर्क पड़ता है कि इनका इफेक्ट क्या होगा, ये दिखने में एक खजाने की तरह लग रही है। अगर हमारे पास ये खजाना होगा तो इसका मतलब हमारे पास बुद्धा सिविलाइजेशन की कोई चीज है जिसे हम वापस लेकर जाने वाले हैं। जबकि मिंग उनके सामने खड़ा होता है। मिंग उनसे कहता है लगता है कि तुम लोग किसी चीज को मिस कर रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इन सारी एलिक्सर्स को मैंने ढूंढा है, मुझे लगता है कि जिसने इसको ढूंढा है ये उसी की होंगी। उनमें से एक कजिन उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें ये लेने देंगे, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने इन पिल्स को निकाला है। दूसरा कजिन मिंग से कहता है तुम सिर्फ हमसे एक स्टेप आगे थे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सारी की सारी पिल्स अपने लिए रख सकते हो, हम तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। जबकि उनमें से एक कजिन कहता है हम सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं और मार्शल आर्टिस्ट को अपनी पावर पर भरोसा करना चाहिए, हम अपनी पावर को यूज करते हुए
इस लड़के से ये सारी पिल्स छीन लेते हैं। सभी लोग फाइट करते हैं, हम में से जो भी जीतेगा ये सारी पिल्स उसकी होंगी। मिंग कहता है लगता है कि तुम मुझसे ये पिल्स छीनना चाहते हो, चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग अभी वहीं पर ही खड़ा होता है कि वो सारे के सारे उसके पास से आगे गुजर जाते हैं। उन पिल्स को लेने के लिए वो भागते हुए पिल्स की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन मिंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि मिंग ने यहाँ पर आने के बाद काफी सारी नई पावर्स को अचीव किया है, तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें दिखाई भी नहीं देता। कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है और इसकी स्ट्रेंथ भी हमसे ज्यादा है, अगर एक दो बार इसने हम पर इस तरह और अटैक किया तो हमारी तो बॉडी इसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। मिंग उन सभी को पीटने के बाद आगे चला जाता है और जाकर उन पिल्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तुम सभी लोग तो मुझसे इन पिल्स को नहीं ले सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर तुम लोग इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कि मैं तुम्हें बता दूं इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को कम करके तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। वो सारी लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से गुस्से के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है हाँ ये बात ठीक है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम ये पिल्स यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। और वो बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाता है। मिंग उनसे कहता है ये वाली गोलियां तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मुझे मिली है तो मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। अब तुम सभी लोग वापस चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और साथ ही मिंग वहाँ से गायब हो जाता है। वो सारी गुस्से के साथ चिल्ला रही होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इसका क्या करे, हम इसका पीछा नहीं कर सकते और ना ही इसे पकड़ सकते हैं। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि ग्राउंड के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। उनमें से एक कजिन उस रोशनी को निकलते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ पर और भी बहुत सारे खजाने मिल सकते हैं, ये छोटी दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है। लो मैं तो इस खजाने को लेने के लिए आगे जा रहा हूँ। और जैसे वो आगे बढ़ने लगता है वहीं से फिर से मिंग निकलता है और मिंग उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है। वो सारे उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब इसे क्या हुआ, ये वापस क्यों आ गया है। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है तुम तो अपोजिट साइड पर भाग कर गए थे, फिर तुम वापस क्यों आ गए हो, तुमने पहले से 6 की 6 पिल्स अपने लिए रख ली है, अब तुम्हें यहाँ से और क्या चाहिए, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। मिंग उनसे कहता है थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो कहा था कि हम मार्शल आर्टिस्ट हैं और हमें जो चाहिए वो हम लोग छीन लेते हैं, हमें अपनी पावर को यूज करना चाहिए। मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, यहाँ पर से कोई भी चीज मैं तुम्हें लेने नहीं दे सकता, जल्दी करो यहाँ से ढूंढो, अगर तुम्हें कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ मैं तुमसे छीन लूंगा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। मैं तो मार्शल आर्ट्स के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये वही रूल्स है जो तुम लोगों ने पहले सेटअप किए थे। इसके सारी कजन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये तो हमें लूटने पर तुला हुआ है, हमने इसके सामने इस तरह की बात ही क्यों की। मिंग आगे बढ़ता और कहता है चलो अब जल्दी से कुछ ढूंढो। सारे चिल्लाकर उसे कहते हैं ब्रदर शाओ भाई प्लीज ऐसा मत करो, हमें भी यहाँ से कुछ लेने दो, हम यहाँ पर गोल्डन सीक्रेट रूम में खजाना लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमें यहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं मिला और जो कुछ मिला है वो सब कुछ तुम हमसे छीन लोगे। मिंग जैसे थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर मिंग को ग्राउंड के अंदर एक मिरर मिलता है। मिंग आगे बढ़ता है और जाकर उस मिरर को उस ग्राउंड के अंदर से निकाल लेता है। मिंग कहता है लगता है कि ये भी कोई एक स्पेशल ट्रेजर है जो मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे मिंग उस आईने को वहाँ से निकालता है तो उसी वक्त आसपास बहुत ही डार्क सी एनर्जी निकलना शुरू होती है, आसपास अंधेरा हो जाता है और ग्राउंड के अंदर से डीमंस अपने हाथ बाहर निकालते हुए बहुत सारे डीमंस बाहर निकल आते हैं। न सिर्फ डीमंस बल्कि पूरे आसमान पर डार्कनेस छा जाती है। इधर पहले आसमान में जो रोशनी थी वो सारी गायब हो गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स ग्राउंड के अंदर से निकलना शुरू हो गए हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये तो बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ ग्राउंड के नीचे बहुत सारे डीमंस हैं, वो सारे बाहर निकल रहे हैं। ने इस मिरर को ग्राउंड के अंदर से निकाला है, ये एक सील थी, इसी सील ने इन सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर सप्रेस करके रखा हुआ था। मिंग कहता है लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये सारे डीमंस तो बहुत ज्यादा हैं, इनके साथ फाइट करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और वो अपने चार्म को यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है कि बाकी के सारे कजन भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती हैं। चलो जल्दी से यहाँ से निकलती हैं, ये सारे डीमंस तो हमें खा जाएंगे। उसके बाकी के सारे कजिन्स को वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला, उन्हें हाल ही हाथ वापस आना पड़ता है। जबकि साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं पैट्रियार्च और बाकी के सारे एल्डर जिस स्पेस के बाहर बैठी होती है जहाँ से उन्होंने इन्हें छोटी दुनिया के अंदर भेजा है। सबसे पहले उस स्पेस के अंदर से मिंग बाहर निकलता है। मिंग के पीछे पीछे बाकी के सारे भी आ रहे होते हैं, सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपने एल्डर से कह रहे होते हैं एल्डर्स हमें बचाओ, यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं, तो सारे हमारा पीछा कर रहे हैं। अचानक कहीं से डीमंस निकल आए, जल्दी से इस एंट्रेंस को क्लोज कर दो वरना वो सारे डीमंस बाहर आ जाएंगे। उसी वक्त एक डीमन के बड़े से हाथ को भी दिखाते हैं जो कि वहाँ से एंट्रेंस से बाहर निकलता है और एक लड़का जो कि उसके आगे आगे भाग रहा होता है, तो डीमन का हाथ उस लड़के को पकड़ लेता है। तो लड़का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है, ये मुझे खा जाएगा, प्लीज एल्डर मुझे बचा लो। एल्डर अपनी पावर को यूज करते हुए उस डीमन को मार देते हैं और उस लड़के की जान को बचा लेते हैं और साथ ही वो सारे के सारे एल्डर्स अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस एंट्रेंस वाले क्रैक को बंद कर देते हैं। पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और शाओ भाई से कहते हैं शाओ भाई तुम बताओ के अंदर क्या हो रहा है। मिंग उन्हें बताता है मुझे वहाँ पर एक ट्रेजर मिला, ये वाला मिरर मिला, मैंने इस मिरर को जैसे ग्राउंड के अंदर से बाहर निकाला तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे डीमंस निकलना शुरू हो गए, साथ ही उस पूरे आसमान में डार्कनेस छा गई कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे होकर आ गए थे, इसलिए हम लोग वहाँ
पर, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपनी सर्च को कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि ये ब्रोंज का मिरर ये वहाँ पर डीमंस को सप्रेस करने के लिए रखा गया था, क्योंकि इसके ऊपर एक सील लगी हुई है। हमने इसको जैसे ही वहाँ से निकाला तो वो सारे के सारे डीमंस ग्राउंड के अंदर से बाहर निकल आए। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है। मिंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, लेकिन ये इतना बुरा क्यों नहीं है? छोटी दुनिया जहाँ पर आप लोग पिछले कई सालों से जा रहे हैं खजाना लेने के लिए, अब वहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि एक छोटी दुनिया के अंदर अब एक मार्शल आर्ट्स का वारियर ही क्यों जा सकता है, जबकि बड़े लोग क्यों नहीं जा सकते? असल में वहाँ पर छोटी दुनिया के अंदर बुद्धा सिविलाइजेशन की तरफ से एक रूल सेटअप किया गया था, जब भी कोई मार्शल आर्ट्स वारियर लेवल से अप लेवल का कोई बंदा वहाँ पर जाएगा, उसकी बॉडी इनसाइड से ब्लो हो जाएगी, यानी कि वो वहीं पर फट जाएगा। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर तुम्हें भेजा था। तुमने जैसे ही जाकर इस मिरर को वहाँ से निकाला है तो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हट गई हैं। तुम्हें वहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वहाँ पर कितने ही मॉन्स्टर्स क्यों ना हो। एक बार मैं बहुत सारे मार्शल गार्ड्स को इकट्ठा कर लूँ, हम लोग मार्शल गार्ड्स की एक टीम को लेकर छोटी दुनिया के अंदर जाएंगे और उन सारे डीमंस को भी मार देंगे, साथ ही जितने ट्रेजर्स हैं वो सारे भी ले लेंगे। रिस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद अब कोई भी वहाँ पर जा सकता है, मार्शल गार्ड भी जा सकता है। साथ ही अपनी जेब में हाथ डालता है और ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे वहाँ पर ये स्पेशल पिल्स मिली है, इसके लिए मुझे नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल है। ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम इन्हें अपनी जेब में ही रखो, क्योंकि ये तुम्हें मिली है, इसलिए इनको तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुमसे ये नहीं लूंगा, ये तुम्हारी है। तो वैसे भी ये हम में से किसी के भी काम नहीं आने वाली, ये सिर्फ उन्हीं के काम आएंगी जिनके पास बुद्धा सिविलाइजेशन की पावर हो। मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से इनहेरिटेंस की कोई ना कोई पावर तो मिली होगी और इन पिल्स को सिर्फ तुम ही यूज कर पाओगे और कोई नहीं यूज कर पाएगा। ग्रैंडपा की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो बहुत सारी की पावर निकल रही है और साथ ही मुझे लगता है कि तुमने बुद्धा लाइट को भी हासिल कर लिया है। कि बहुत ही जल्दी तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ब्रेक थ्रू करने के लिए भी तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था। ऐसे तुम गोल्डन सीक्रेट रूम से बाहर आओगे और काफी कुछ अचीव करोगे तो तुम्हें हमारी फैमिली का लीडर घोषित किया जाएगा। तो आज के बाद इसके बाद तुम मेरी फैमिली के एल्डेस्ट सन कहलाए जाओगे, यानी कि फ्यूचर में तुम हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बन सकते हो। यही बात तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज की, तो तुम्हें मेरे टोकन की जरूरत पड़ेगी। अपने पास से अपना टोकन निकालते हैं और कहते हैं, ये टोकन तुम अपने पास रखो। इस टोकन को दिखाकर तुम हमारी लाइब्रेरी और हमारे रिसोर्सेज वाले भंडार से जो चाहे वो ले सकते हो। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के लिए जितने सिक्के चाहिए, मार्शल कॉइन्स चाहिए, वो सारे कुछ वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। मिंग उस टोकन को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बस यहीं पर हमारी एपिसोड 189 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंडपा यानी के पैट्रियार्च फैमिली के पैट्रियार्च मिंग को अपने पास से अपना टोकन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारे नए मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी और काफी सारे रिसोर्सेज भी लगेंगे और इसके लिए तुम इस टोकन को अपने पास रख लो। तब तक ये टोकन तुम्हारे पास रहेगा, तुम लॉन्ग फैमिली के किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकते हो। तुम हमारे ट्रेजर हाउस में भी जा सकते हो। इसकी मदद से चाहे तुम कहीं पर भी जाना चाहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मिंग उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रैंडपा ने मुझे अपना टोकन दे दिया है, इसका मतलब इस टोकन मदद से मैं लॉन्ग फैमिली के किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकता हूँ। ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं, शाओ भाई तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। मैं यहाँ पर बाकी के एल्डर्स के साथ अभी इस बारे में डिस्कस करूंगा कि हमें गोल्डन सीक्रेट रूम के बारे में क्या करना है। मिंग वहाँ से सीधा अपने रूम में वापस आ जाता है। मिंग अपने रूम में वापस आने के बाद कल्टीवेट करने की स्टेट में बैठा होता है। मिंग के पास काफी सारी पिल्स भी होती है। वहाँ से वापस आने के बाद मिंग पहले सीधा ट्रेजर हाउस में गया था। लॉन्ग फैमिली के ट्रेजर हाउस से काफी सारे पैसे उसने लिए, उन सारे मार्शल कॉइन्स के बदले में वो इन सारी पिल्स को खरीद कर लाया है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इतनी सारी पिल्स के साथ मुझे लगता है कि आप अपने डिवाइन सी के अंदर काफी दिनों तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि आपने पूरी 50,000 डिवाइन पिल्स को खरीदा है। मिंग से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पैट्रियार्च ने मुझे अपना टोकन दे दिया था। पैट्रियार्च के इस टोकन की मदद से मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, लॉन्ग फैमिली के अंदर किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकता हूँ। ऊपर से बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ट्रेजर हाउस में मार्शल कॉइन्स को लेने के लिए गया था, वहाँ पर जो एल्डर बैठे हुए थे उन्होंने अपने दोनों हाथों के साथ ये सब कुछ मुझे दिया। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि टोकन को दिखाने से सारे लोग मिंग की इसी तरह रिस्पेक्ट कर रहे थे जैसे कि पैट्रियार्च खुद वहाँ पर आए हों। क्या तुमने देखा था वहाँ पर वो छोटा सा जो बूढ़ा आदमी था, मुझे इतनी सारी मार्शल कॉइन्स देते हुए उसके तो हाथ भी कांप रहे थे। लगता है कि आज से पहले किसी ने भी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज को यूज नहीं किया होगा। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि उनके ट्रेजर हाउस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि मार्शल सेंट और मार्शल गार्ड भी आपसे बहुत ज्यादा जेलस हो जाए अगर वो सारी चीजें आप अपने पास रख लेते हैं। मैं चाहती
चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद वो सारी की सारी चीजें वहाँ से उठा ले। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी चीजें वहाँ से उठानी है। मिंग उसे कहता है मिंग ज्यादा लालची मत बनो। एट्रियाज ने मुझे अपना टोकन दिया है ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सारे के सारे खजाने को लूट लूँ। मिंग फिर जल्दी से अपने पास से वही 6 पिल्स निकालता है। ये वही 6 पिल्स हैं जिनको बुद्धा एलिक्सर भी कहा जाता है, जो कि ये उस सीक्रेट गोल्डन राम से लेकर आया है। मिंग उनको निकालता और कहता है चलो जल्दी से पहले बुद्धा सिविलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं। और वो उन सारी पिल्स को एक ही बार में खा जाता है। वो सारी पिल्स उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद चमकना शुरू कर देती हैं और यहीं पर दिखाती हैं कि मिंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी का बना हुआ बुद्धा निकलता है। और उस बुद्धा के गायब होने के बाद मिंग के सर के पीछे एक निशान होता है जो कि लाइट का बना होता है, एक गोल दायरा सा। मिंग कहता है मुझे लगता है कि यही वो बुद्धा की लाइट है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर की पावर होती है, इसी तरह यहाँ पर बुद्धा के मार्शल आर्ट्स को यूज करने के लिए हमें बुद्धा की लाइट की जरूरत होती है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे लगता है कि मास्टर को खुद ही सब के बारे में पता लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकूंगी। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं और साथ ही मिंग अपनी आंखें बंद करता है। उस बड़ी सी वॉल के ऊपर जो इम्प्रिंट्स लगे हुए थे हाथों के, मिंग उन सभी को याद करता है और कहता है जबकि मैं उन सारे इम्प्रिंट्स के बारे में सोच रहा हूँ तो वो सारे के सारे वो अलग अलग टेक्निक्स थी। मुझे लगता है कि वो सारी टेक्निक्स को अपनी की पावर के साथ एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब जबकि मेरे पास बुद्धा की लाइट है तो बुद्धा की लाइट की मदद से इन सभी इम्प्रिंट्स को यूज कर सकता हूँ। वो सारी की सारी हैंड प्रिंट्स की फॉर्म्स वो बिल्कुल हमारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक जैसी हैं। फिर मिंग अपने पास से वो लोटस के सीड्स निकालता है, उस लोटस फ्लावर के अंदर से जो सीड्स लेकर आया था। मिंग कहता है मुझे अगर इन सारी मुद्रास को समझना है तो मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होगी और इतना ज्यादा टाइम तो मैं अपने डिवाइन सी के अंदर ही गुजार सकता हूँ। मिंग फिर अपनी डिवाइन सी के अंदर चला जाता है। डिवाइन सी के अंदर जाने के बाद मिंग उन सारी की सारी मुद्रास को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। मिंग उनको कल्टीवेट कर रहा है। वहाँ पर उस वॉल के ऊपर टोटल 6 इम्प्रिंट्स थे, हाथों के 6 अलग अलग साइन से 6 थे अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट किया जा सकता है और उन 6 इम्प्रिंट्स के लिए 6 नाम यूज किए जाते हैं। सबसे पहला इमूवेबल सील है, दूसरा डिमोनिक सील है, तीसरा एक्सट्रोमिज्म सील है, चौथा प्योरिफिकेशन सील है और उसके बाद लाइट सील और सबसे एंड पे तात्काता सील है। और यहीं पर मिंग एक एक करके उन सभी की 6 सील्स को मास्टर करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो इमूवेबल सील के बारे में बताता है। मिंग कहता है इमूवेबल सील यानी कि हाथ के उस स्पेशल मूव को प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इससे हमें फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पर मिंग डीमन सील के बारे में बताता है। मिंग कहता है डीमन सील को यूज करने से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जितने भी डीमंस हैं उन सभी को सील कर सकते हैं या फिर उन सभी को रिफाइन किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पर मिंग सील ऑफ एक्सोक्रिज्म के बारे में बताता है। मिंग कहता है सील ऑफ एक्सोक्रिज्म की मदद से हमारी बॉडी के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक कास्ट किया जाएगा या फिर अगर कोई भी डेविल कल्टीवेटर हमारे ऊपर कोई स्पेल कास्ट करेगा तो हम उसको नलिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके स्पेल को खत्म कर सकते हैं। चौथे नंबर पर प्योरिफिकेशन सील आती है। प्योरिफिकेशन सील की मदद से हम लोग अपनी बॉडी और अपनी सोल को बहुत ज्यादा प्योरीफाई बना सकते हैं और उन 6 मुद्रास में से ये वाली एक मुद्रा है जिसको सिर्फ अपने लिए यूज किया जा सकता है, दूसरों के लिए नहीं यूज किया जा सकता। 5वें नंबर पर लाइट सील आती है। मिंग कहता है लाइट सील जो है ये एक अटैक टाइप सील है। बाकी की सारी सील्स में से यही एक सील है जिसको हम लोग कॉम्बैट में भी यूज कर सकते हैं और बाकी सभी में से इसको मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमने इसको एक बार मास्टर कर लिया और बहुत सारी लाइट को इकट्ठा कर लिया तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। हालांकि इसके धमाके से निकलने वाली एनर्जी को 3000 बड़ी दुनियाओं में भी देखा जा सकता है। और उसके बाद मिंग तात्काता सील के बारे में बताता है। मिंग कहता है अगर इसको कल्टीवेट कर लिया जाए तो इस मुद्रा की मदद से हम लोग न सिर्फ अपनी सोल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बल्कि हम लोग बुद्धा की एनर्जी को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसके अलावा बॉडी को प्योरीफाई किया जा सकता है। इन सारी सील्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद मिंग कहता है मुझे तो लगा था कि इन सभी को मास्टर करना बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है इनको मास्टर करना इतना आसान नहीं है, बल्कि इनके अंदर बहुत ही गहरी विजडम छुपी हुई है। तब मैं इसे गहराई तक नहीं जान लेता तब तक इन सभी हैंड प्रिंट्स को मास्टर नहीं कर सकता। मिंग वहीं पर बैठकर उन सभी हैंड प्रिंट्स को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और यहीं पर अपने डिवाइन सी के अंदर मिंग को 36 ईयर्स गुजर जाते हैं। 36 साल के बाद भी मिंग इन सारी की सारी 6 मुद्रास को अभी तक ठीक तरह से मास्टर नहीं कर पाया। वो वहीं पर बैठकर उन सभी को प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिंग कहता है 36 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी और मुझे 36 साल लग गए इस सभी को मास्टर करने में, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इनको समझ ही पाया हूँ और मैं इनको ठीक तरह से यूज नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही दूर है ग्रेट सक्सेस से। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ और साल गुजारने पड़ेंगे इसको मास्टर करने के लिए। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग लास्ट टाइम मैंने फॉर्मेशन के मेथड को सीखने के लिए पूरे 9000 साल तक कल्टीवेट किया था। चलो जल्दी से मेरे डिवाइस सीखो, फिर से 1000 साल पर सेट कर दो। पूरे 1000 साल तक इसको सीखूंगा। सारी की सारी 6 मुद्रा मुझे आनी चाहिए कि मैं बुद्धा की पावर को यूज कर सकूं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मेरा मशवरा ये है कि आप इन सारी 6 मुद्राओं को मास्टर करने की कोशिश मत करें कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। मिंग उसे कहता है लेकिन यहाँ पर टाइम से क्या फर्क पड़ता है, बाहर का
पास सिर्फ एक दिन होगा और यहाँ पर 1000 साल गुजर जाएंगे, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो फिर हमें टाइम के लिए डरने की क्या जरूरत है कि हमारे पास टाइम नहीं। मिमिक मास्टर से कहती है, मास्टर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाहर का एक दिन और यहाँ के 1000 साल गुजर जाएंगे, जहाँ पर मैं टाइम को आपकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपको टाइम लिमिट दी गई है वो लिमिटेड है। असल में ये सारे का सारा स्पिरिचुअल सी ये आपकी एक छोटी दुनिया है जिसे आपने ऐसी डिवाइन आर्ट की 4th लेयर को अनलॉक करने के बाद बनाया था और इसका सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक की एक्सेस है। आप इसको सिर्फ 10,000 साल तक ही यूज कर सकते हैं। मिंग उसे कहता है, तो क्या होगा अगर 10,000 साल से वक्त गुजर जाता है, मैं इस लिमिट को क्रॉस करूंगा तो क्या होगा? मिंग उसे कहती है, मास्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी तरफ से बनाया हुआ एक छोटा सा स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर यहाँ पर बैठकर टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा धीमा चलता है। इसी वजह से बाहर के टाइम के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पर 10,000 साल की लिमिट से ज्यादा के लिए बैठेंगे तो ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर एक लिमिट है। आपकी लिमिट तकरीबन पूरी होने वाली है क्योंकि आपने पिछली बार यहाँ पर 9040 साल गुजारे थे। अगर अभी के भी 36 साल इसमें ऐड कर दिए जाएं, इसका मतलब आपके पास सिर्फ 900 साल ही बचे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बाद जांटियान होली लैंड से लाए हुए उस नाइफ के यानी कि व्हाइट एम्परर स्वॉर्डमैन टेक्निक को भी मास्टर करना है। उसके लिए भी तो आपको अपने स्पिरिचुअल सी को यूज करना पड़ेगा। अगर उसके टाइम को भी देखा जाए कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि 900 साल भी काफी होंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मिंग तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर 900 साल गुजार देने चाहिए, वो भी सिर्फ बुद्धा की इन 6 मुद्रा को सीखने के लिए। क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में जाने के बाद बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी सीखना है और मास्टर करना है। चलो इन सभी को अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि ये कौन सा कहीं पर जाने वाली है। बाद में इन 6 की 6 मुद्रा को मास्टर कर लूंगा। मिंग अपने स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद कहता है, चलो ठीक है, पहले अपने ब्रेक थ्रू के बारे में सोचते हैं कि कैसे मुझे लेवल अप होना है। लेकिन लेवल अप होने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल सीख यानी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में देखना होगा कि मेरे पास कौन सी स्पिरिचुअल रूट्स हैं। हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल रूट्स के जरिए से बाहर की दुनिया से जुड़ती है। मिंग कहता है, हमारे यहाँ पर टियानजियान लैंड में बहुत टाइप की पावर्स हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ने के लिए स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं और जो स्पिरिचुअल रूट्स भी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। जो सी स्पिरिचुअल रूट्स आपके पास होंगी आपके पास वैसी ही की पावर होगी। मिंग कहता है, और इन सारी स्पिरिचुअल रूट्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस दुनिया में यानी टियानजियान लैंड में 4 तरह के स्पिरिचुअल रूट्स हैं। इनमें सबसे पहले मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स हैं, सिंगल स्पिरिचुअल रूट्स हैं, डबल स्पिरिचुअल रूट्स हैं और 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स हैं। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आम है वो मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स हैं, क्योंकि सभी के पास यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सभी के पास मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं। और यहीं पर स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। उन सारी बातों को इग्नोर करने के बाद मिंग बिमिंग से पूछता है, बिमिंग क्या तुम बता सकती हो कि मेरे पास कौन सी स्पिरिचुअल रूट्स हैं? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपके पास भी मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स हैं जो कि सबसे लो लेवल के स्पिरिचुअल रूट हैं। मिंग उसे कहता है, मुझे मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी मार्शल आर्ट्स मास्टर राम में फंसा रहूं। अगर हमारे पास मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स होंगी तो हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो होती है और लेवल अप होने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। मिंग कहता है, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी रूट्स को चेंज करना पड़ेगा। मुझे मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स की बजाय 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स चाहिए। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 190 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 191 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने आप को लेवल अप करने वाला है, लेकिन लेवल अप करने के लिए उसके पास जो स्पिरिचुअल रूट्स हैं वो मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स हैं जो कि बहुत ही आम से स्पिरिचुअल रूट्स हैं और सभी मार्शल आर्टिस्ट के पास यही स्पिरिचुअल रूट्स हुआ करती है। मिंग कहता है, मुझे मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे स्पेशल चाहिए, मुझे 5 एलिमेंट वाली स्पिरिचुअल रूट्स चाहिए। इसके लिए वो अपने डिवाइन सी में जाता है और गार्ड वुटियान डिसाइपल को आवाज देता है और कहता है, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तुमने कहा था कि मैं गेस्ट ऑफिसर बनकर रह सकता हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी पावर्स को यूज कर सकता हूँ और अभी मैं अपने पॉइंट्स को मेरिट्स के साथ चेंज कर सकता हूँ। गार्ड डिसाइपल उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर मेरिट टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मेरे थ्रू तुम्हें मिलेगा। मिंग उसे कहता है, ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मुझे अपने मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सचेंज करवाना है स्पेशल 5 एलिमेंट रूट्स के साथ। इस सब के लिए मुझे कितने ज्यादा मेरिट पॉइंट्स लगेंगे? गार्ड डिसाइपल उसे कहता है, इस सब के लिए तुम्हें 4 बिलियन मेरिट पॉइंट्स लगेंगे। 4 बिलियन मेरिट पॉइंट्स के बदले में मैं तुम्हारी मिक्स स्पिरिचुअल रूट्स को 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स के साथ चेंज कर दूंगा, लेकिन साथ में मेरी फीस अलग से होगी, तुम्हें 100 मिलियन मार्शल कॉइंस मुझे भी देने पड़ेंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फीस है, 4 बिलियन मेरिट पॉइंट्स तुम्हें देने होंगे अपनी रूट्स को चेंज करने के लिए और 100 मिलियन मार्शल कॉइंस तो तुम ऐसी फीस के तौर पर ले रहे हो। तुम तो एक गॉड डिसाइपल हो, फिर तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? गॉड डिसाइपल पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये काम नहीं होगा, मुझे अपनी फीस पूरी चाहिए, 100 मिलियन मार्शल कॉइंस। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है और वो सारा हिसाब लगाता
है। मिंग कहता है मुझे इसे 4 बिलियन मेरिट पॉइंट्स देने हैं, यानी कि 270 मिलियन मार्शल कॉइन्स बनते हैं और 100 मिलियन मार्शल कॉइन इसे अलग से देना पड़ेंगे क्योंकि इसकी फीस है ना, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। पिछले 1 साल से मेरा बैंक काफी अच्छा चल रहा है और साथ ही तलिस्मन्स को बेचने वाली जो मैंने शॉप ओपन की थी उससे भी काफी सारा पैसा आया, लेकिन वो सारे का सारा पैसा उसमें से आधा तो मैंने अपने पेरेंट्स को रिवाइव करने में लगा दिया, उसके बाद आधे पैसे को मैंने अपनी आइडेंटिटी को वापस लेने के लिए लगा दिया। मिंग गॉड डिसाइपल से कहता है क्या तुम मुझे थोड़ी सी कंपनसेशन नहीं दे सकते, इसमें से थोड़ा सा पैसा कम कर दो, तो एक बहुत बड़े गॉड डिसाइपल हो, तुम्हें इतनी ज्यादा पैसों की क्या जरूरत है, अपनी फीस में से थोड़ा सा कट ऑफ कर दो। 5 एलिमेंट रूट्स तो ड्रैगन की ब्लड लाइन से भी ज्यादा महंगी है। गॉड डिसाइपल गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारे मिशन के मुताबिक तुम्हारे मेरिट स्टाइल को तुम्हारी बॉडी से हाइड कर दिया गया है, तुम यहाँ पर किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकते, हाउटियन सेक्टर की और दूसरी पावर्स को भी, ना ही तुम अपनी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस को देखते हुए और पैट्रियार्च तुम्हें बहुत सा पसंद करते हैं, इसी वजह से तुम्हें ये सारी छूट दी गई है और साथ ही तुम्हें तुम्हारी पावर्स को भी यूज करने को दिया गया है, इसलिए जो कुछ मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं। मिंग उसे कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, तुम्हें गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। मिंग उसे कहता है ठीक है तुम्हें 4 बिलियन मेरिट पॉइंट्स देता हूँ और साथ ही तुम्हारे 100 मिलियन मार्शल कॉइन्स भी देता हूँ। उसके बाद गॉड डिसाइपल उसे 5 एलिमेंट रूट्स दे देता है। मिंग उस सारी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद कहता है लगता है कि अब मेरी बॉडी में काफी कुछ चेंज हो गया है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी बह रही है, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी काफी ज्यादा लो है, मेरी कल्टीवेशन को इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकती, मुझे हाई लेवल के क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। बिविंग मास्टर से कहती है मास्टर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, 5 एलिमेंट रूट्स बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं और इसके लिए तो बहुत ही स्पेशल एनर्जी की जरूरत है ताकि आप अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर सकें। एक स्पिरिचुअल रूट्स के लिए कल्टीवेशन की एनर्जी को हासिल करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसके लिए तो आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के क्रिस्टल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन 5 एलिमेंट रूट्स के लिए आपको हाई ग्रेड के क्रिस्टल्स की जरूरत होती है, कम से कम 6 से 7 लेवल के क्रिस्टल्स की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको 5 अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स की जरूरत होगी और वो सारे के सारे क्रिस्टल 7th लेवल के होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरे मिक्स रूट्स वाले के बंदे के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा अपनी रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा अपने आप को कल्टीवेट करवाने के लिए। ऊपर से ये 7th लेवल के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास का जो सेक्टर होता है वो भी अपने इस तरह के एक स्टूडेंट को कल्टीवेट नहीं करवा सकता जिसके पास 5 एलिमेंट रूट्स हो, कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कास्ट आती है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की गोल्डन फैमिली आपको रेस कर सकती है क्योंकि ये गोल्डन फैमिली है, तो गोल्डन फैमिली के पास काफी सारे रिसोर्सेज होंगे। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग ये बात तो ठीक है कि इस वक्त मैं शाओबाई की बॉडी में हूँ और मैं एक गोल्डन प्रिंस हूँ, लेकिन फिर भी इस गोल्डन फैमिली के सारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूज कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी मैं इस फैमिली को छोड़कर जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा इनके वेयर हाउस में। और फिर मिंग अपनी लॉन्ग फैमिली के ट्रेजर हाउस की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जो छोटा सा बूढ़ा आदमी बैठा होता है, मिंग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो? थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर गए थे। मिंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास पैट्रियार्च का टोकन है और ऊपर से मैं फ्यूचर का पैट्रियार्च भी बनने वाला हूँ लॉन्ग फैमिली का, और लॉन्ग फैमिली का फ्यूचर मेरे हाथों में है, मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे देने से मना नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी मिंग की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मुझे इसे सारे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। ये रिसोर्सेज को बहुत ही तेजी से यूज कर रहा है, हालांकि इसके पास पैट्रियार्च का टोकन है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है ये तो बहुत ही जल्दी उनको खत्म कर देगा और मैं इसकी बात का मना भी नहीं कर सकता, मुझे इसे देना ही पड़ेगा जो इसे चाहिए, क्योंकि पैट्रियार्च ने कहा है कि ये फ्यूचर में हमारा पैट्रियार्च बन सकता है, ये हमारी लॉन्ग फैमिली का फ्यूचर है। वो बूढ़ा आदमी मिंग से कहता है शॉप भाई तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चीज चाहिए, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ से जरूर मिलेगा। मिंग उसे कहता है ऐसे मुझे इस बार ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 5 एलिमेंट्स वाले क्रिस्टल्स चाहिए जिसमें वाटर, मेटल, वुड और फायर है, लेकिन इनके जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे 7th लेवल के होने चाहिए। मिंग उसे कहता है मुझे इन सभी के 1,000 क्रिस्टल्स चाहिए, यानी टोटल 5,000 7th लेवल के क्रिस्टल्स चाहिए। पहले मैं इन सभी को यूज करूंगा, उसके बाद अगर मुझे और चाहिए होंगे तो फिर मैं वापस आऊंगा। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या अभी तुमने 7th लेवल के क्रिस्टल्स कहा? तुम्हें पता भी है कि 7th लेवल के क्रिस्टल्स कितने ज्यादा महंगे होते हैं, ऊपर से तुम्हें 1,000 क्रिस्टल्स चाहिए, साथ ही तुम वापस भी आओगे अगर तुम्हें और ज्यादा चाहिए होंगे तो। मिंग उस बूढ़े आदमी से कहता है मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद एक मार्शल मास्टर बनने वाला हूँ, मेरे पास 5 एलिमेंट स्पेशल रूट्स हैं और उनके लिए मुझे 7th लेवल के क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि बिना 7th लेवल के क्रिस्टल्स के मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा? बूढ़ा आदमी इसकी बात सुनते ही और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम्हारे पास 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स है? ये तो बहुत ही स्पेशल है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है लॉन्ग शॉप भाई तुम हमारी फैमिली का फ्यूचर हो, मुझे पहले से पता था तुम बहुत खास हो, सिर्फ 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ तुम्हारा काम नहीं बनेगा, मैं तुम्हें हर एक के 2,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा, सभी को जाकर यूज करो, अगर ब्रेक थ्रू कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना, मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है इस लड़के के पास
70% ब्लड लाइन की प्योरिटी है और ऊपर से 5 एलिमेंट रूट्स भी हैं। ये लड़का तो वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। हमारी लॉन्ग फैमिली इस लड़के के होते हुए बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। जबकि मिंग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये सारे लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, इनको मुझसे काफी ज्यादा लगाव है और इन्हें लगता है कि फ्यूचर में मैं इनका हेड बनूंगा। लेकिन असल बात तो ये है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊंगा जैसे मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है इन सभी अच्छे लोगों को छोड़कर जाने पर। बूढ़ा आदमी मिंग को सारे क्रिस्टल्स दे देता है। मिंग उन सारे क्रिस्टल्स को लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है। वो उन सारे क्रिस्टल्स को रूम में रखने के बाद वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेट में बैठता है। जैसे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है वो सारे क्रिस्टल एनर्जी बनकर उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। मिंग की बॉडी के अंदर क्योंकि 3 राउंड्स वाली गॉड डिपर सैंड है, सारी एनर्जी उसके साथ जाकर रिएक्शन करती है। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपकी 3 राउंड वाली गॉड डिपर सैंड और ये वाली एनर्जी ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रही हैं और आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त आप मार्शल आर्ट्स वॉरियर के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करके आप एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर बन जाएंगे। अब बस जल्दी से आपने जितनी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, ये 5 एलिमेंट रूट्स वाली एनर्जी आपकी 3 राउंड गॉड डिपर सैंड वाली एनर्जी को जल्दी से कवर कर ले और उसके बाद आप मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाएंगे। मिंग फिर से अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेट करने के स्टेट में बैठ जाता है। तो वहीं पर उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बॉडी के अंदर जो 3 राउंड गॉड डिपर सैंड है, उसकी जो गॉड वेन्स है, वो सारी एनर्जी उसको कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन साथ ही मिंग अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। मिंग की बॉडी के अंदर जो 3 राउंड वाली गॉड डिपर सैंड होती है, वो बाहर से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। जबकि इसके उल्ट होना चाहिए था, बाहर वाली एनर्जी को उसको कवर करना चाहिए था। मिंग चिल्लाकर मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर तो सारा कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे तो लगा था कि आपकी एनर्जी 3 राउंड डिपर सैंड के साथ फ्यूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 राउंड डिपर सैंड वाली एनर्जी आपकी इस बाहर वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है, यानी कि वो उसको निकल रही है। मिंग भी इससे काफी ज्यादा मुश्किल में होता है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक बहुत ही फियर्स फाइट चल रही है। गॉड डिपर सैंड और बाहर से आने वाली एनर्जी ये दोनों आपस में फाइट कर रही है और मुझे लगता है कि गॉड डिपर सैंड इस की एनर्जी के ऊपर ज्यादा भारी है, वो उसको निकल जाएगी। मिंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो कहा था कि ये 7th लेवल के क्रिस्टल्स हैं और इनसे निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। इस सारी की सारी एनर्जी तो गॉड डिपर सैंड से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि गॉड डिपर सैंड की एनर्जी इससे ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तो वो उसको निकल रही है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि 3 गॉड डिपर सैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है? मिंग उसे कहता है हाँ मुझे महसूस हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त डबल हो चुकी है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर ठीक है फिर आप इसको कंटिन्यू रखें, 3 गॉड डिपर सैंड को इस तरह की एनर्जी खिलाते रहे ताकि आप ब्रेक थ्रू न कर ले। मिंग कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर मेरे 3 गॉड डिपर सैंड को बाहर की पावर चाहिए तो फिर मैं उसे और ज्यादा दूंगा और वो वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो सारी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद मिंग अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है और ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर 8 लेवल वॉरियर लिखा गया है, हालांकि इससे पहले मिंग 3rd लेवल का वॉरियर था। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आप मुझे बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मास्टर से कहता है मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी इंटेलिजेंस और मेरी रिएक्शन एबिलिटी सब कुछ बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, यानी कि डबल हो चुके हैं। तो इसके अलावा मेरी बॉडी के अंदर की जितनी भी पावर है वो भी 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर मेरा सामना किसी मार्शल आर्ट्स वॉरियर के साथ होता है तो उसे तो मैं सिर्फ एक ही मूव में मार सकता हूँ। किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर के साथ होता है उसके साथ फाइट करने में से ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को तो बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को हराने के लिए अगर मैं साथ में अपनी फॉर्मेशंस की पावर को भी यूज करूँ तो एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को भी मार सकता हूँ। इसका लेवल मुझसे 3 दर्जे हायर है। तो यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 191 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था मिंग ने सक्सेसफुली 5 एलिमेंट रूट्स को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लिया है। उसके 3 गॉड डिपर सैंड ने उसको अपने अंदर एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसकी वजह से मिंग की स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही उसने ब्रेक थ्रू भी किया है, जिसकी वजह से अब वो एक लेवल 8 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। मिंग से कहता है मिंग मेरी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मैं एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर को भी आसानी से मार सकता हूँ। अगर कभी मेरा सामना मार्शल आर्ट्स के गुरु के साथ होगा तो मैं उसको भी मार सकता हूँ अपनी फॉर्मेशंस को यूज करते हुए। साथ ही वो मिंग से कहता है मिंग जरा इस तरफ तो देखो, मुझे लगता है कि मैंने एक और नई चीज ढूंढी है। वो अपने हाथ के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही उसको फायर बना देता है। वो उसे कहता है जरा इस तरफ देखो, मुझे लगता है कि मैं काफी सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता हूँ और अपनी की पावर को यूज करते हुए इसे फायर में चेंज कर सकता हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे थंडर में भी चेंज कर सकता हूँ, जो कि हमारी इस गोल्डन फैमिली की यानी लॉन्ग फैमिली का एक स्पेशल एट्रीब्यूट है। मिंग अपने हाथ पर फायर को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। मिंग उसे कहती है मास्टर ये लॉन्ग फैमिली वालों की थंडर टेक्निक नहीं है, बल्कि
ये वाली थंडर तो आपको आपके 3 राउंड गॉड टिपर सैंड से मिली है, जहाँ पर फिर से ये काफी लंबी चौड़ी बातें करेंगे जो कि हमारे काम की नहीं है। तो हम उन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और आगे अपनी स्टोरी को बढ़ाते हैं। सारी बातें करने के बाद बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो पावर्स हैं उनको 5 एलिमेंट्स में से कोई भी पावर रिस्ट्रेन नहीं कर सकती। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मैंने 5 एलिमेंट रूट्स को हासिल करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया है, अगर इससे मुझे इतनी पावर भी नहीं मिलती तो फिर तो ये बेकार होती। फिर मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुम्हें याद है कि मैं 36 साल तक अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर रह कर आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, साथ ही मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ। चलो जल्दी से जाकर लॉन्ग जाओजुन को ढूंढते हैं, उससे फ्री का खाना खाते हैं। लेकिन साथ ही मिंग कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये लड़की तो शाओबाई के पीछे घूमती फिरती रहती है क्योंकि ये उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन मुझे याद है कि पिछले 2-3 दिन से ये लड़की मुझे दिखाई नहीं थी, पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई है। उसी वक्त ऊपर की छत से एक तीर नीचे की तरफ गिरता है। मिंग उस तीर को जल्दी से पकड़ लेता है, उस तीर के साथ एक नोट भी लगा होता है। मिंग उस नोट को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, अगर तुम्हें जाओजुन और जाओजी दोनों जिंदा चाहिए तो हमसे मिलने के लिए आओ, अपने साथ किसी को भी लेकर मत आना, किसी को इस बारे में मत बताना। वो उसे वैली ऑफ डेड में बुलाते हैं। मिंग उस नोट को पढ़ने के बाद साथ ही उस तीर की तरफ देखता है तो उस तीर के ऊपर काफी सारा पॉइजन होता है। मिंग कहता है, इन लोगों ने इस तीर के ऊपर पॉइजन लगाया हुआ है, अगर तो ये तीर डायरेक्टली मुझे लगता तो मैं यहीं पर मर जाता, लेकिन अगर मैं तीर को रोक लेता तो इसके ऊपर उन्होंने नोट भी छोड़ा हुआ है, यानी कि उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अपने प्लान में फंसाने के लिए। जबकि जाओजुन और जाओजी दोनों उनके कब्जे में है तो मुझे उन दोनों को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, उनका मकसद आपको मारना है। वैसे भी ये सब कुछ तो लॉन्ग शाओबाई का मसला है, आपका नहीं है। ऊपर से उन दोनों लड़कियों से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो दोनों ही लड़कियां शाओबाई को पसंद करती हैं, मिंग को नहीं, इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मिंग उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है कि उस लड़की ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, जब मैं भूखा था तब उस लड़की ने मुझे खाना खिलाया। असली का शाओबाई पहले से मर चुका है, अब क्योंकि मैं यहाँ पर शाओबाई की जगह लेकर खड़ा हूँ, उन लोगों को लगता है कि शाओबाई अभी तक जिंदा है और मेरी वजह से उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को किडनैप कर लिया है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो दोनों लड़कियां मेरी वजह से वहाँ पर मुसीबत में है, इसलिए मुझे उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार जिन किडनैपर्स ने उन दोनों लड़कियों को किडनैप किया है वो सारे भी मेरे बायोलॉजिकल फादर से रिलेटेड हैं। अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो शायद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलो बिमिंग जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर उन लड़कियों को बचाते हैं। बिमिंग उड़ता हुआ वहाँ पर चला जाता है। बिमिंग जैसी वैली ऑफ डेड में लैंड करता है, वहाँ पर जाने के बाद उनसे कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर कहीं पर छुपे हुए हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर आया। उसी वक्त उसके आसपास बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स निकल आते हैं। मिंग उन सभी को देखकर सोच रहा होता है, बिमिंग ने मुझे पहले से बता दिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं या फिर मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हायर लेवल का नहीं है। अगर ये लोग वाकई में मुझे मारना चाहते हैं तो ये किसी भी मार्शल आर्ट्स के सेंट को अपने साथ लेकर आ सकते हैं और मुझे एक ही बार में मार सकते हैं। बार बार मेरे ऊपर अटैक करते हैं लेकिन हर बार अपने साथ मार्शल आर्ट्स के मास्टर या फिर मार्शल आर्ट्स के वॉरियर को लेकर आते हैं। मिंग उनसे कहता है, दोनों लड़कियां कहाँ पर हैं? इसी वक्त साइड से 2 असैसिन आते हैं, उन दोनों ने उन दोनों को पकड़ा होता है। जाओजुन तो बेहोश हो चुकी है और उसे उस असैसिन ने उठाया होता है, जबकि जाओजुन को उसने पकड़ा होता है लेकिन जाओजुन भी बेहोश होती है। मिंग जैसी दोनों लड़कियों की ये वाली हालत देखता है वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उन असैसिन्स को भी समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या। मिंग उन दोनों ही असैसिन्स के सर पे जाके अपना हाथ रखता है, उन दोनों को पता भी नहीं चलता कब मिंग उनके पास पहुंच गया। मिंग उनके पास पहुंचने के बाद अपनी गॉड थंडर वाली इस टेक्निक को यूज करता है, यानी कि थोड़ी देर पहले उसने अपने हाथों के अंदर से जो थंडर निकाली थी उसी थंडर शॉक से वो उन दोनों को मार देता है। जैसे वो दोनों असैसिन मर जाते हैं बाकी के सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, हमें पहले किसी ने इस बारे में नहीं बताया और इस लड़के का लेवल तो 8 पर पहुंच चुका है और ऊपर से इसने हमारे मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी से मार दिया। वो दोनों ही मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे जबकि ये लड़का सिर्फ एक वॉरियर है। मिंग उन दोनों लड़कियों को बचा लेने के बाद उनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम लोग एक गोल्डन फैमिली से पंगा ले रहे हो? एक गोल्डन फैमिली से पंगा लेने का नतीजा क्या होगा? असैसिन उसे कहता है, नहीं हम लोगों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इसे मार डालो। और फिर वो सारे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग उनसे कहता है, मैं यहाँ पर इन दोनों लड़कियों की जान बचाने के लिए आया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सभी को यहाँ पर एक एक करके मारता रहूं। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ से उड़ जाता है। उनकी स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए वो लोग उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं, हम लोग इसका पीछा नहीं कर सकते, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ये अब तक कहाँ पर पहुँच चुका होगा। जबकि वहीं पर उनमें से एक असैसिन उनसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें उसका पीछा भी नहीं करना क्योंकि मैंने पहले से सब कुछ बंदोबस्त कर दिया था, ये लड़का तो आज ही मरेगा।
मिंग उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेने के बाद वो एक दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे लगता है कि वो लोग सेफ हैं। वो उन दोनों को वहीं पर नीचे उतारता है और कहता है लगता है ये जगह बिल्कुल सेफ है। थोड़ी देर के बाद जाओजुन को होश आ जाती है। जाओजुन जैसी उठती है तो वो अपने सामने मिंग को देखती है, यानी शाओबाई को देखती है और वो खुश हो जाती है और भागती हुई उसके साथ आकर लिपट जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो रोते हुए शाओबाई से कहती है, शाओबाई मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे, शुक्र है तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, मुझे तो लगा था शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मिंग जाओजुन से कहता है अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें पकड़ा कैसे। लेकिन साथ ही मिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि मिंग अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। उसके हाथ के ऊपर बहुत सारा कर्स पॉइजन फैल चुका है और साथ ही मिंग जल्दी से जाओजुन को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वो जाओजुन की तरफ देखता है तो जाओजुन की पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी है। जाओजुन वहीं पर नीचे बैठ जाती है और चिल्लाते हुए शाओबाई से कहती है, शाओबाई मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी जान बचा लो या फिर मुझे अभी मार डालो क्योंकि ये दर्द बहुत ज्यादा है, प्लीज मुझे मार डालो। मिंग अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने पास से कुछ पिल्स निकालने लगता है और उसे कहता है जल्दी से ये पिल्स खा लो, इससे पॉइजन का असर कम हो जाएगा। वो उन पिल्स को निकालते हुए उसके सामने करता है। जाओजुन जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तो उसी वक्त उसकी बॉडी की तरफ दिखाते हैं। उसकी बॉडी हड्डियां बन जाती है और साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और उसकी बॉडी हाथ मान के वहीं पर नीचे गिर जाती है। यहीं पर जाओजुन मर जाती है और सिर्फ उसके कपड़े पीछे बचते हैं। मिंग उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मिंग कहता है बिमिंग ये कौन सा पॉइजन है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, पॉइजन की वजह से उसकी तो हड्डियां तक गल गई हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैं अपनी डिवाइन सेंस को यूज करके देख पा रही हूँ, ये कोई पॉइजन नहीं है बल्कि ये एक इवल स्पेल है, ये एक डेविल कल्टीवेटर का मैजिकल स्पेल है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में पहले से ये स्पेल फैल चुका था। लॉन्ग जाओजुन तो पहले मरने वाली थी लेकिन उन लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाकर ये चाल चली है। इस लड़की को बचाकर जब यहाँ से जाएंगे तो ये लड़की आपको टच करेगी जिससे ये स्पेल आपके ऊपर भी कास्ट हो जाएगा और आप इसके साथ ही मर जाएंगे। जबकि उनका प्लान कामयाब हो चुका है, यानी कि आपकी बाजू के ऊपर भी ये स्पेल कास्ट हो चुका है और आपकी बॉडी भी जाओजुन की तरह ब्लैक होती जा रही है। बहुत ही जल्दी ये सारे का सारा स्पेल आपकी बॉडी की हालत भी जाओजुन जैसी कर देगा। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से स्पेल को तोड़ने का कोई ना कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। मिंग कहता है अगर ये कोई डार्क मैजिक है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पिल्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि पिल्स तो पॉइजन के खिलाफ काम करती है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिंग अभी वहीं पर खड़ा सोच ही रहा होता है कि उसी वक्त उसकी बॉडी के आर पार एक खंजर निकलता है। मिंग उस खंजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो जाओसी उठकर खड़ी हो जाती है और उसी ने उस नाइफ को उसकी बॉडी के आर पार किया होता है। अब मिंग यहाँ पर और भी ज्यादा जख्मी हो चुका है। मिंग साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक जोरदार चीख मारता है। जैसे ही वो चीखता है उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके पीछे जो जाओसी होती है उसकी एनर्जी के अटैक से ही मर जाती है और पीछे गिर जाती है। मिंग भी अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। मिंग वहीं पर नीचे गिरने लगता है। मिंग उसे कहती है मास्टर आपकी बॉडी के अंदर ये स्पेल बहुत ही अंदर तक चला जा रहा है, नहीं तो आपके पूरे बाजू को बेकार कर दिया है, आपको जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है हाँ मुझे पता है और उसे उसी वक्त याद आता है कि उसके पास बुद्धा की 6 मुद्राएं हैं। उनमें से एक मुद्रा डार्क मैजिक के स्पेल्स को नॉलिफाई करने के लिए होती है। वो जल्दी से अपने हाथ पे वही साइंस बनाता है और अपनी बुद्धा लाइट को यूज करते हुए अपने हाथ पे टच करता है और उसी वक्त एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा बुद्धा निकलता है और उसके हाथ के ऊपर से उस डार्क मैजिक को नॉलिफाई कर देता है और मिंग का हाथ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। मिंग कहता है आज तो मेरी मौत पक्की थी, अगर मैंने इस बुद्धा सिविलाइजेशन की स्पेशल आर्ट को नहीं सीखा होता तो मैं तो मर चुका होता, यहाँ पर मुझे अपने बाजू को काटना पड़ता। मिंग अपने आप को हील करने के बाद आगे बढ़ता है और वो लड़की जो कि जाओसी बनी होती है उसके चेहरे पर से मास्क उतारता है तो नीचे एक लड़का होता है जो कि उन्हीं असैसिन्स का एक साथी है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि जाओसी पहले से मर चुकी है और उन्होंने अपने ही एक साथी को कांप पहनाकर यहाँ पर जाओसी बनाया हुआ था। तो लोग हर हाल में यही चाहते थे कि मैं आज मर जाऊँ। उन्होंने कितनी बार कोशिश की है मुझे मारने की, जाओजुन भी मर चुकी है और जाओसी भी मर चुकी है। मिंग आगे बढ़ता है और जाओजुन के कपड़े उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें अभी तक ये बात नहीं बता सका कि लॉन्ग शाओबाई कब का मर चुका है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तुम बचपन से इसको चाहती रही हो कि ये वाला लड़का तो मर चुका है, लेकिन मेरे यहाँ पर आने के बाद तुमने मेरी भी बहुत ज्यादा हेल्प की। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 192 का एंड करेंगे।